नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ब्रेन बूस्ट बाय सौरभ में। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 77। यानी दोस्तों, धारा 77 में दिया गया है कि कतिपय भूमि पर भूमधरी के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। यानी किस भूमि पर भूमधरी के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, वही व्याख्यान किया गया है किसमें, धारा 77 में। दोस्तों, जो धारा 77 आज उत्तर प्रदेश राज्य संहिता में है, वो धारा पहले जो थी, यानी उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में 132 थी। दोस्तों, पहले जो 132 लैंड था, यानी 132 की जो भूमि थी, उसमें कुछ कमी थी। कमी किस प्रकार का था दोस्तों, एक सामान्य सी बात समझ लीजिए। कुछ जमीनें ऐसी होती हैं जिसका बदलायन हम नहीं कर सकते, यानी वो जो बदलायन नहीं कर सकते वही भूमि होती है धारा 77 की भूमि। यानी सामान्य परिस्थितियों में हम इन जमीनों का बदलायन नहीं कर सकते। यदि आप नवीनपड़ती बंजर ऊसर की भूमि से अगर जमीन का बदलायन करना चाहते हैं तो इसका बदलायन आपका हो सकता है, यानी इसका परमिशन आपके लिए मिल सकता है। लेकिन जब आप खलिहान, खादगड्ढा या भीटा या पोखरी की भूमि से अपनी भूमधरी के बदलायन करते हैं तो ये बदलायन नहीं होता। यानी इसके लिए कुछ कंडीशन है, ये कब होगा कब नहीं होगा, उसी को लेकर के आज का मेरा टॉपिक है कि यानी किन जमीनों को हम किस धारा में कैसे बदलायन करेंगे। दोस्तों, उसी से रिलेटेड मेरा टॉपिक है कि किन कंडीशन पे इन धारा 77 की भूमि का बदलायन होगा और यदि किस धारा के अंतर्गत होगा और कौन परमिशन देगा, कैसे क्या होता है और इसमें कौन कौन सी श्रेणी की जमीनें आती हैं और इसमें कौन कौन सी जमीनें आती हैं के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सामान्य सी बात यह है कि एक प्रश्न अगर आपके सामने का कोई पूछे कि 77 की भूमि किसे कहते हैं, तो ये जानते रहिए कि वो जमीन जिस पर भूमधरी का अधिकार नहीं मिल सकता, वही धारा 77 की भूमि होती है। यानी अभी भी वर्तमान में लोग जो इसकी पुरानी धारा है 132 जो होती है, उसी को अधिकतर लोग जानते हैं। यानी हम जब भी कोई पूछता है कि अगर कैसी भूमि है तो कहते हैं 132 लैंड है, तो वो 132 लैंड जो है वो निश्चित अधिनियम जो है पहले का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम, उसका 132 धारा है। वर्तमान में ये धारा 77 हो चुका है। दोस्तों, जो दोनों में मुख्य अंतर वाली बात है, तो उसमें अंतर में बस ये है कि पहले जो 132 लैंड का बदलायन का रूल नहीं था, यानी किसी भी कंडीशन में 132 लैंड की भूमि का बदलायन नहीं होता था। लेकिन वर्तमान में इस संहिता के बनने से कुछ कंडीशन पे राज्य सरकार के द्वारा परमिशन प्राप्त करके इन जमीनों का भी बदलायन किया जा सकता है। दोस्तों धारा 77 की उपधारा 1 में दिया गया है कि इस संहिता या समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति निम्नलिखित भूमि में भूमधरी का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसमें जो उपधारा 1 दी गई है, इसमें उपधारा 1 के क में यह दिया गया है कि खलिहान, खादगड्ढा, चारागाह या सामान्यतः श्मशान या कब्रिस्तान की भूमि। यानी आप क्या समझ में आया, आपको क्या समझ में आया दोस्तों? इसमें यह समझ में आया कि यदि आपके सामने कब्रिस्तान, शमशान, चारागाह या खादगड्ढा या खलिहान जो दिया गया है, अगर इस प्रकार की भूमि है, यानी ये भूमियां जो होती हैं वो किस लिए होती हैं दोस्तों? ये सभी भूमि जो होती है वो लोक प्रयोजन के लिए होती है। लोक प्रयोजन का तात्पर्य यह है कि जैसे ये लोगों के लिए होती हैं, यानी वहां जिस गांव में ये जमीन होती है वहां की जनता के यूज के लिए होती है, किसी पर्सनल यूज के लिए नहीं होता, किसी के व्यक्तिगत यूज के लिए नहीं होता। अगर कोई भी इसमें से जमीन है, जैसे चारागाह है, तो उसमें यह है कि उस गांव के जितने भी जो भी गाय चराने वाले या भैंस चराने वाले जो होंगे, उसमें अपने गायों को चराएंगे। यानी वो जमीन जो होगी किसी इंडिविजुअल के लिए अलॉट नहीं होगी, यानी ऐसी जमीनें सबके लिए रहेंगी। जैसे दोस्तों कब्रिस्तान अगर है तो किसी नियत व्यक्ति के लिए, वो परिवार के लिए नहीं रहेगा। कब्रिस्तान हो चाहे श्मशान की भूमि हो, ये सबके लिए रहेगा। यानी ऐसी भूमि का बदलायन आप नहीं कर सकते हैं, सामान्य स्थिति में नहीं कर सकते। यानी ऐसी भूमि जो होती है 77(1) की, दोस्तों ऐसी भूमि जो होती है वो धारा 77 की उपधारा 1 के क में दिया गया है। दोस्तों ख में यह दिया गया है कि भूमि जिस पर पानी हो, यानी ऐसी भूमि, मतलब क्या कहने मतलब ये है,
भूमि जिस पर पानी का मतलब गांव में कुछ भूमि ऐसी होती है जो तालाब पोखरी होती हैं सब, यानी पोखरी पोखरा जो भी दिया गया होता है होती हैं, उसमें क्या होता है वो पानी होता है। उसका यूज किसके लिए होता है? उसका यूज सिंघाड़ा या अन्य जो भी यूज में अन्य उपज जो भी उसमें हो सकते हैं उसके यूज के लिए होते हैं। वो जो जमीनें होती हैं जिस पर पानी होता है, ये भी धारा 77 के ही अंतर्गत होगा और ये भूमि भी लोक प्रयोजन के यूज में होती है, यह किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं होती। दोस्तों, जो ग पॉइंट में दिया गया है यानी ग बिंदु पर यह दिया गया है कि जो भूमि जो नदी के तल पर स्थित हो, यानी कहने का मतलब यह है कि नदी बहती है तो उसके किनारे पर जो भूमि होती है उसी भूमि के बारे में इस पॉइंट पर बात की गई है। यानी अगर ऐसी भूमि जो वहां पर है अगर आरक्षित की गई है तो उस भूमि को इस ग की श्रेणी में 77 एक ग में रखा गया है। दोस्तों, 77 की उपधारा एक के घ पॉइंट में यह दिया गया है कि स्थान परिवर्ती या अस्थायी खेती के ऐसे भूभाग राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा भी निर्दिष्ट करे। अंग में यह दिया गया है कि ऐसी भूमि जो टेंगिया बागान के लिए, यानी ऐसे में ये समझ लीजिए इसमें ये कहना चाहता है कि कुछ भूमि जो होती है वो अगर बाग बगीचे या वृक्षारोपण के लिए आरक्षित की गई है तो ऐसी भूमि को भी इस श्रेणी में यानी 77 की ही श्रेणी में रखा जाएगा। 77 एक के चौ में दिया गया है कि बाग भूमि जो धारा 59 के हीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी गई हो। दोस्तों, गांव में कई जमीनें ऐसी होती हैं जो अलॉट होती हैं किसी विभागों के लिए। तो ये भी जानते रहिए कि अगर अलॉटमेंट किसी विभाग को किया गया है तो ऐसी भूमि को भी हम क्या करेंगे? 77 की ही श्रेणी में रखेंगे। दोस्तों, 77 की भूमि की एक ये भी बात है कि इनका जो आवंटन होगा, जो आवंटन किया जाएगा, क्या इन भूमि को भी आवंटन के लिए आरक्षित किया जा सकता है? दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि ऐसी भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं, इसमें धारा 77 के उपधारा 1 में आगे यह दिया गया है कि दोस्तों धारा 77 की उपधारा 1 के 6 में यह दिया गया है कि साम या मलगत भूमि, सम्मिलित भूमि जो किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकारी को सौंपा गया हो। जो धारा 77 में एक ज में दिया गया है वो कैसी भूमि होती है? 77 के उपधारा 1 में ज में दिया गया है कि ऐसी भूमि जो सार्वजनिक भूमि या लोक उपयोगी कार्य के लिए धृत हो या अर्जित हो। पॉइंट यह दिया गया है जो कि सार्वजनिक प्रयोजन जो दिया गया है उसका तात्पर्य क्या है? यानी सार्वजनिक प्रयोजन यानी लोकोपयोगी जो ये जो वर्ड दिया गया है इसका तात्पर्य यह है कि सार्वजनिक प्रयोग में वो भूमि लाई जाती हो, यानी ऐसी सभी भूमियां जो सार्वजनिक प्रयोग में लाई जाती है, यानी जिसकी जरूरत है, मतलब सार्वजनिक स्तर पर उसकी जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में कुछ भूमि ऐसी अलॉट होगी, जैसे स्कूल के नाम पे अलॉटमेंट होगा, तो वो जो भूमि स्कूल के लिए अलॉट होगा तो वो जो भूमि होगा वो किस में प्रयोजन में होगा? वो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए होगा। जैसे मैंने अभी आपकी बात में बोला, जैसे अगर खलिहान है, खादगड्ढा है, चारागाह है, पोखरी है, जो भी यूज में ऐसी जमीनें हैं तो वो किसके यूज में है? वो सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि है। इसके संबंध में जो सार्वजनिक प्रयोजन है इसके संबंध में कुछ स्पष्टीकरण भी दिया गया है इस संहिता में। स्पष्टीकरण में पहला पॉइंट ये दिया गया है कि किसे हम समझेंगे सार्वजनिक प्रयोजन? हम जो सैन्य शिविर के लिए आरक्षित हो। पहला पॉइंट यही है कि जो सैन्य शिविर के लिए आरक्षित हो। दूसरा पॉइंट ये है जो ऐसी भूमि जो रेलवे के लिए आरक्षित हो, यानी ऐसी भूमि जो रेलवे, दोस्तों ऐसी भूमि जो रेलवे या नहर की सीमा में सम्मिलित हो। दोस्तों, तीसरा पॉइंट यह दिया गया है इस स्पष्टीकरण में, भूमि जो स्थानीय प्राधिकारियों के द्वारा स्वयं अपने लिए अर्जित या धृत की गई हो। जैसे मान लीजिए गांव में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि स्कूल का नाम लिया था मैंने, अब मैं कह रहा हूं कि जैसे नलकूप विभाग की जमीन है। जैसे गांव में क्या होता है कि नलकूप की जमीनें होती हैं, वहां पर सरकारी ट्यूबवेल के नाम से अलॉट है, तो वो जो जमीन है तो वो क्या होगा? क्या उसका अलॉटमेंट होगा? नहीं, वो जमीनें जो भी हैं वो भी लोक प्रयोजन के लिए हैं। तो
इन जमीनों को भी धारा 77 के अंतर्गत ही रखा गया है। तो स्पष्टीकरण में जो चौथा पॉइंट दिया गया है वह यह दिया गया है कि भूमि जो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 29 ग में विनिर्दिष्ट हो। जो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 29 ग में विनिर्दिष्ट हो, यह दिया गया है। दोस्तों स्पष्टीकरण में चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया। दोस्तों स्पष्टीकरण में चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया। पांचवा पॉइंट यह है कि भूमि जो किसी ग्राम पंचायत के द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता के लिए आरक्षित हो। ये 5 स्पष्टीकरण उसमें सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि के संबंध में दिए गए हैं। दोस्तों धारा 77 की उपधारा 1 में 6 पॉइंट में यह दिया गया है कि भूमि जिस पर एक जगह तो मैंने ख में आपको बताया था पानी हो। दोस्तों इसमें भी उसी तरीके की भूमि का जिक्र किया गया है जैसे तालाब, पोखरा, भीटा वर्ड लिखा गया है इसमें। दोस्तों यानी अगले पॉइंट में जो आरक्षित भूमि है जो 77, जिस पर पोखरा, तालाब या झील हो या भीटा बांध हो, यानी इस तरीके के जो मैंने भीटा बांध हो मैंने बोला, जैसे जो तालाब, पोखरा एक तरीके से जलमग्न भूमि में भी आता है और यहाँ पर भी उसका जिक्र यानी जो भीटा जो दिया गया है वो अलग से किया गया है इसमें। यानी अगर भीटा या बांध भी है तो वो भी इस धारा 77 के अंतर्गत आरक्षित किया जाएगा। दोस्तों अगले पॉइंट में जो लास्ट पॉइंट दिया गया है उसमें यह दिया गया है कि ऐसी भूमि जिसे राज्य सरकार के द्वारा इस निमित्त में विनिर्दिष्ट किया जाए, यानी अगर कोई भूमि को राज्य सरकार, अगर मान लीजिए कि इसमें क्या कहना चाहता है इस बिंदु में, राज्य सरकार किस भूमि को निमित्त करेगा, कैसे समझें इसे। दोस्तों यदि मान लीजिए कि कोई जमीन का बदलान 132 लैंड का किया जाता है और बाद में कुछ भूमि जो अलॉट बदलान के रूप में प्राप्त होती है, यानी वो जमीन जो राज्य सरकार के परमिशन से अलॉट होगी वो भी इस श्रेणी में मानी जाएगी। दोस्तों धारा 77 की उपधारा 2 में यह दिया गया है कि संहिता के अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जहां इस धारा की उपधारा 1 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कोई भूमि है अथवा उसका कोई भाग लोक प्रयोजन के लिए क्रय, अर्जित या पुनर्ग्रहित किए गए भूखंडों से घिरी हुई है। दोस्तों यदि कोई कंपनी किसी गांव में अपने कंपनी को स्थापित करना चाहती है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी आती है और रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराती है गांव में, और उस दौरान वहां पर उन जमीनों को अधिग्रहित करती है वो, तो हो सकता है कि उस अधिग्रहण में कुछ जमीनें जो हो वो 132 लैंड की भी उनके बीच में अधिग्रहण जमीन के बीच में पड़े। दोस्तों उस 132 लैंड की जब जमीन उन अधिग्रहण जमीन में पड़ेगी तो हो सकता है कि उसे वहां पर उस तरीके का तो वो कंपनी स्थापित करना चाहती है या जो भी वो लोग प्रयोजन के लिए यूज में लाना चाहती है। हो सकता है वो अस्पताल बनाना चाहती हो सकता है कोई कंपनी खोलना चाहती हो सकता है वो कोई स्कूल, बड़ा कॉलेज, विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहती हो सकता है कुछ अन्य पर्पज हो उसका जो लोक प्रयोजन के हित में हो। तो अगर उस स्थान पर जो अधिग्रहित किया जा रहा है तो हो सकता है कि उसके बीच में जब 132 लैंड की जमीन पड़ेगी समस्या उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों इसी के लिए इस धारा 77 में उपधारा 2 में यह प्रावधान दिया गया है कि ऐसी जो 132 लैंड की जमीन जो अधिग्रहण के बाद वहां पर समस्या उत्पन्न कर रही है उसका अन्य भूमि से बदलायन यानी विनिमय किया जा सकेगा। ये जो विनिमय जो होगा, ये जो कंपनी के द्वारा या जो भी उस कंपनी के द्वारा ये विनिमय जो किया जाएगा ये लोग प्रयोजन के हित में किया जा रहा है काम को, इसीलिए इस विनिमय को किया जाएगा। यानी ये विनिमय क्या तहसील स्तर से होगा, क्या जिलाधिकारी महोदय के स्तर से होगा, ये कैसे होगा। दोस्तों यह विनिमय जो होगा वो राज्य सरकार के परमिशन के उपरांत ही हो पाएगा। यानी इसीलिए जो 77(1) की उपधारा यह जो दिया गया अंतिम पॉइंट जो दिया गया है वो जो राज्य सरकार समय समय पर जो निहित करती है ऐसी जमीन को वो इसीलिए दिया गया उसमें। दोस्तों
उम्मीद करते हैं ये धारा 77 में उपधारा 2 में जो मेन पॉइंट है वो आपको समझ में आया होगा कि इसमें ये क्या दिया गया है। दोस्तों, ये विनिमय कैसे होगा इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है 101 के बारे में, कि इसके लिए कुछ रूल होते हैं। ये विनिमय कैसे होगा, कितनी जमीन का होगा, किस मालियत की भूमि होगा, कितना परसेंटेज पे, अगर कितना कम होगा तो नहीं होगा, कितना अधिक देना पड़ता है, इन सब के बारे में उस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया हुआ है आपको। फिर से मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि इस 77(2) में जो दिया गया है, ये ध्यान रहे कि ये अपवाद की स्थिति होती है, यानी इस अपवादात्मक स्थिति में ही जो भूमि का विनिमय या बदलायन किया जा सकेगा। यानी इस श्रेणी की भूमि का जो 132 लैंड यानी धारा 77 की भूमि जो कही जाती है, एक में जो निर्दिष्ट दिया गया है भूमियों को, उसका बदलायन किया जा सकेगा। ये अपवाद स्वरूप होगा, ये सामान्य स्थिति में नहीं होगा कि अगर आपका घर बना हुआ है, इस पोखरी में घर बन गया तो तुरंत आप बदलायन कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। यानी अगर इसके लिए आपको किस स्तर पर परमिशन लेना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए आपको राज्य सरकार से परमिशन प्राप्त करनी होगी, तब जाकर के ये बदलायन स्वीकृत होगा। और इस बदलायन में क्या होगा कि जो आपका जो बदलायन किया जा रहा है, यानी श्रेणी का परिवर्तन जो किया जा रहा है, उसका उचित कारण भी में मेंशन करना होगा। उस उचित कारण के उपरांत ही ये बदलायन होता है। दोस्तों, धारा 77 की उपधारा 3 में यह दिया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा भूमि की श्रेणी को परिवर्तन करते समय या संहिता की धारा 101 के अंतर्गत विनिमय की अनुज्ञा देते समय आरक्षित किए जाने के लिए या विनिमय किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि की स्थिति, लोक उपयोगिता या उपयुक्तता का ध्यान रखते हुए उस पर विचार करेगी। धारा 77 की उपधारा 4 में यह दिया गया है कि इस धारा की उपधारा 2 में यदि भूमि की श्रेणी को परिवर्तित किया जाता है तो कलेक्टर महोदय के द्वारा अधिकार अभिलेख, अर्थात क्या होता है ये, खतौनी में, मानचित्र में तदनुसार संशोधन का आदेश दिया जाएगा। इस जो धारा 77 है, इसके संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य संहिता नियमावली 2016 का नियम 84 दिया गया है। इसमें यह दिया गया है कि लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन, यानी इसमें लोक उपयोगिता की भूमि, यानी जो धारा 77 एक में निर्दिष्ट भूमि है, उसके श्रेणी में परिवर्तन के संबंध में जो नियम है उसको दिया गया है। दोस्तों, इसमें कुल नियम में 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट यह है, यदि धारा 77 के अंतर्गत किसी भूमि के बदलायन की यानी विनिमय की मांग की जाती है, तो यानी श्रेणी परिवर्तन की मांग की जाती है, तो आवश्यक आग्रह कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा, जिसमें भूमि का विवरण, उसके उपयोग की प्रकृति और परिवर्तन के औचित्य का उल्लेख होगा। इसमें जो दूसरा नियम यह दिया गया है कि किसी लोक उपयोगिता की भूमि का अपवादात्मक प्रकरणों में तभी परिवर्तित किया जाएगा जब राज्य सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भूमि की श्रेणी का परिवर्तन जनहित में आवश्यक है। दोस्तों, इस नियम 84 में तीसरा पॉइंट यह दिया गया है कि राज्य सरकार रूपांतरण और बिना रूपांतरण के भी यह आग्रह को स्वीकार कर सकती है। ऐसी शर्तें और निबंधन आरोपित कर सकती है जो वह आवश्यक समझे। दोस्तों, उसके बाद कलेक्टर महोदय भूमि की श्रेणी में परिवर्तन कर सम्यक प्रचार करेंगे, अभिलेखों को तदनुसार दुरुस्त करने का भी आदेश देंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जो मैंने धारा 77 के बारे में बताया, यानी किस जमीन पर कतिपय भूमिधरी पर अधिकार नहीं मिलेगा, ये आपको अवश्य समझ में आया होगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो को अपने जानने वालों में जरूर शेयर करिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।